नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सेक्शन 80C के अंतर्गत हमको कौन कौन सी डिडक्शन मिल सकती है। 80C की हम एक लिस्ट देख लेंगे कि उसमें कौन कौन से इन्वेस्टमेंट है या कौन कौन से पेमेंट है जिनके लिए हम डिडक्शन ले सकते हैं। 80C के अंतर्गत जो मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं वो होती है हमारी 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए से ज्यादा हम डिडक्शन नहीं ले सकते हैं, चाहे हमने कितना ही इन्वेस्टमेंट क्यों ना किया हो। पहले हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट है जिनको करने पर हमको डिडक्शन मिल जाती है। मतलब ये डिडक्शन किस बेसिस पे मिलती है, जितना हमने इन्वेस्ट किया है उस साल में, प्रीवियस ईयर में जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर हमको उतने अमाउंट की हमको डिडक्शन मिल जाती है। तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेविंग एफडी, एफडी पर भी हमको डिडक्शन मिलती है, लेकिन ये एफडी के लिए एलिजिबल होते हैं रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स को इसकी डिडक्शन मिलती है। एफडी का लॉक इन पीरियड जो 5 इयर्स का होना चाहिए, इससे कम पीरियड की यदि एफडी है तो वो डिडक्टेबल नहीं है। एफडी का इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये 5.5% से 7.5% के बीच में होती है, कम ज्यादा भी रेट इसकी हो सकती है। इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है इसकी 1000 रुपीज है, और इस पर जो एफडी का जो इंटरेस्ट आता है, एफडी की अमाउंट तो हम 80C में इसकी डिडक्शन ले लेते हैं 1.5 लाख रुपए तक, लेकिन इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है एफडी के ऊपर वो टैक्सेबल होता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इसको रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स के द्वारा ओपन किया जा सकता है, चाहे वो सैलरीड हो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, दोनों ही ओपन कर सकते हैं। और लेकिन एक एचयूएफ जो है वो पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। अब हम इसके लॉक इन पीरियड को देख लेते हैं। तो ये पीपीएफ में जो अमाउंट करते हैं हम, वो उसका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स रहता है। इसको फर्दर भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं 5 सालों के लिए, और पार्शियल विड्रॉल जो है वो भी किया जा सकता है, लेकिन वो भी 7 साल के बाद ही किया जा सकता है। पीपीएफ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है वो भी 7 to 8%, 7 या 8% के बीच में रहती है, वो भी कम ज्यादा होती रहती है। इन्वेस्टमेंट्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपए पर ईयर या फिर 1.5 लाख रुपए पर ईयर कर सकते हैं। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन ईपीएफ। ईपीएफ मींस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जैसा कि नाम से लगता है कि ये एम्प्लॉय के ऊपर लागू होता है। ईपीएफ जो होता है वो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम होती है, और ये सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ही अवेलेबल है। ईपीएफ कैसे निकाला जाता है, 12% ऑफ आपकी जो सैलरी होती है उसका बेसिक सैलरी जो होती है उसका बेसिक सैलरी का 12%, और यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर उसमें बेसिक सैलरी के साथ साथ यदि उसको डीए मिलता है तो डीए की अमाउंट भी उसमें जुड़ जाएगी। मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% जो होता है, ये अमाउंट आपकी सैलरी में से एम्प्लॉयर के द्वारा जब सैलरी देते वक्त ही डिडक्ट कर लिया जाता है, और आपको बैलेंस अमाउंट आपको दे दिया जाता है। और जो पीएफ और वो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको पीएफ अकाउंट में प्रोविडेंट फंड, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है, उसमें जमा करवा देता है। तो ये पीएफ की जो अमाउंट है वो भी आप क्या है 80C के अंतर्गत डिडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि इसमें एम्प्लॉय के द्वारा जो पीएफ कंट्रीब्यूशन दिया जाता है वो ही 80C में एलिजिबल है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें नहीं आता है। पीएफ पर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो 8.5%, कभी 7%, कभी 8%, 8-8.5% रहती है। एफडी से पीएफ की इंटरेस्ट रेट ज्यादा ही रहती है, और ये भी चेंज होती रहती है। इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट, जैसा मैंने अभी बताया, इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है 12% ऑफ, ये मिनिमम जो है 12% ऑफ बेसिक सैलरी या प्लस डीए का 12% होना चाहिए। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो होता है, यदि 2.5 लाख रुपए से किसी साल में ज्यादा है तो उस ज्यादा कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। यानी कि यदि आपका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए तक है तो आपके उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट पीएफ पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपका टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन यदि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का यदि आप इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पर ईयर, तो फिर आपको जो ज्यादा अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम।
एनपीएस क्या है, ये एक पेंशन स्कीम होती है और इसमें आपको इसका जो सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि 80C के अंतर्गत हम जितने भी इन्वेस्टमेंट की और पेमेंट की बात करेंगे उन सबको मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक की आप छूट ले सकते हैं। यदि आप नेशनल पेंशन सिस्टम में यदि 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करते हैं और आपके पास दूसरा 80C का कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप 80C के अंतर्गत आप पहले तो वो 80C के अंतर्गत आएगा 1.5 लाख रुपए। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास ट्यूशन फीस है या लोन पे प्रिंसिपल है या और आपके पीएफ वगैरह दूसरे पीएफ है, तो वो दूसरे इन्वेस्टमेंट आपके पास है और 1.5 लाख रुपए आपके पास 80C में है, तो आप फिर 80CCD1B में जाकर भी आप 50,000 रुपए इसको एडिशनल बेनिफिट आपको मिल सकता है एनपीएस के लिए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक तो फिर वो 80C में ही कवर हो जाएगा। और यदि आपको 1.5 लाख रुपए की लिमिट आपकी क्रॉस हो चुकी है तो फिर आप 50,000 रुपए की एडिशनल बेनिफिट 80CCD1B में ले सकते हैं। इसमें जो है एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये इंडियन सिटीजन के जो कि जिनकी एज 18 से लेकर 60 साल तक की है वो ये एनपीएस पेंशन सिस्टम में पार्टिसिपेट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये पार्शियल विड्रॉल इसमें से किया जा सकता है आफ्टर 10 इयर्स, मतलब 10 सालों के बाद आप, ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, 10 सालों के बाद भी आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो भी, इसके लिए भी आपको 10 साल वेट करना पड़ जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न की बात करें, इसमें हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है जो कि 12 से 14% के बीच में रहता है। ये भी सब ऊपर नीचे कम ज्यादा होते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट इसमें कुछ भी मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन की कोई भी लिमिट इसमें नहीं है। तो देखा जाए तो एनपीएस में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हमको 50,000 रुपए एडिशनल बेनिफिट इसमें मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट इन यूएलआईपी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स जो होते हैं वो भी 80C के अंतर्गत ही आते हैं और इस पर भी हमको 1.5 लाख रुपए तक के डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। ये जो आप यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट ये लेते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो लेते हैं वो आप अपने खुद के लिए ले सकते हैं या फिर अपने स्पाउस के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होगा। इसकी इंटरेस्ट रेट जो है वो अलग अलग होती है, वो मार्केट से लिंक होती है। इस पर रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो भी अलग अलग रहता है, वो करीब 12 से 14% के बीच में रहता है। जैसा मैंने बताया इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जो है इसमें पेरेंट्स या उस गार्जियन द्वारा अपने गर्ल चाइल्ड जो है उसके ऊपर लिया जाता है, इस योजना में भाग लिया जाता है। और जब तक कि वो ये आप जो इन्वेस्टमेंट है तब तक कर सकते हैं जब तक कि जो गर्ल है, जो लड़की है, उसकी एज 10 साल तक की होती है। मतलब अगर वो 10 साल तक की है तो ही आप उसको ले सकते हैं। अगर 10 साल से ज्यादा है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इसकी लिक्विडिटी की बात करें, मतलब कि 50 आप इसको अमाउंट को कब निकाल सकते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आप 50% जितनी भी डिपॉजिट अमाउंट है उसका 50% भी विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि कम से कम उस लड़की की एज जो है वो 18 ईयर्स होना चाहिए। मतलब ये जब तक वो 18 ईयर्स की नहीं हो जाती तब तक आप उस योजना में कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.6% रहती है। इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एक साल में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट हो, विड्रॉल हो, मैच्योरिटी अमाउंट है, सभी टैक्स फ्री होते हैं। अब बात करते हैं हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंतर्गत भी हम 80C में बेनिफिट ले सकते हैं। ये जिस ईयर में हम परचेस करते हैं एनएससी उसी साल में इसकी हम रिडक्शन ले सकते हैं। एनएससी जो होते हैं वो हम पोस्ट ऑफिस से परचेस कर सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड 5 इयर्स होता है। इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। अब हम बात करते हैं ELSS। इसका मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये जो स्कीम होती है वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम होती है। इसको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसके लॉक इन पीरियड जो है वो दूसरों के कंपेयर में बहुत कम होता है। इसका लॉक इन पीरियड मात्र 3 इयर्स ही होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट में सबसे अच्छा जो है ये ELSS ही है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
SCSS का जो बेनिफिट है वो 60 ईयर से ज्यादा वाले इंडिविजुअल के द्वारा ही लिया जा सकता है। ये जो अकाउंट है वो किसी भी अथोराइज बैंक या पोस्ट ऑफिस में ओपन किया जा सकता है। इसकी अवधि 5 ईयर्स है और ये फर्दर 3 ईयर्स के लिए फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसकी इंटरेस्ट रेट लगभग 7.4 के आसपास होती है। चलिए, अभी तक हमने क्या देखी, ये इन्वेस्टमेंट देखे कि जो इन्वेस्टमेंट करते तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट अप टू मैक्सिमम 1.5 लाख तक हम एटीसी में छूट ले सकते थे। अब इस 1.5 लाख के अंतर्गत हम कुछ पेमेंट भी ऐसे हैं जिनकी हम डिडक्शन ले सकते हैं, वो पेमेंट देख लेते हैं। पेमेंट इन LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये जो प्रीमियम हम पेड कर रहे हैं वो टैक्स पेयर या तो खुद के लिए या फिर टैक्स पेयर की वाइफ या बच्चों के लिए ले सकता है और ये वैलिड होगी यदि प्रीमियम जो है वो जो सम एश्योर्ड है, इंश्योरेंस का जो सम एश्योर्ड है उसका 10% से कम यदि प्रीमियम है तो वो प्रीमियम की डिडक्शन आपको मिल जाती है। तो LIC में जो हम प्रीमियम पे करते हैं हर साल, वो भी आपको पेमेंट बेसिस पे, आपको जितना पेमेंट आप करते हैं उतने पेमेंट की आपको उस साल छूट मिल जाती है। चिल्ड्रन ट्यूशन फीस, अपने बच्चों के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए जो आप ट्यूशन फी पे करते हैं उसकी एटीसी में डिडक्शन मिल जाती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 बच्चों तक के लिए ही परमिशन है। जो फी है या तो आपने किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पेड की हो और ये फी फुल टाइम कोर्स के लिए ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम कोर्सेज के लिए अगर आप पे करते हैं तो नहीं होगी। इसमें हॉस्टल फीस है, आपकी प्राइवेट कोचिंग क्लास की फीस है, ये सब इंक्लूड नहीं होती। ट्यूशन फीस पर ही आपको छूट मिलती है। जिस साल आप पेमेंट करेंगे उसी साल आपको छूट मिलती है। अच्छा, ट्यूशन फीस इसकी छूट लेते हो तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप क्या करते हैं कि जो स्कूल से रिसिप्ट आती है वो टोटल अमाउंट की डिडक्शन ले लेते हैं, जबकि हमको टोटल अमाउंट नहीं। उस रिसिप्ट में आप देखिए कि ट्यूशन फी कितनी है, केवल ट्यूशन फी की छूट मिलेगी। जैसे कि कई बार होता है स्कूल में डेवलपमेंट फी के चार्जेस अलग हो जाते हैं और भी बहुत सारे उसमें चार्जेस होते हैं, तो उनकी छूट नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ ट्यूशन फी की ही छूट इसमें मिलती है। रीपेमेंट ऑफ होम लोन, यदि आपने कोई होम लोन लिया है, किसी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज किया हो या फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने लोन लिया है तो उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट आप चुकाते हैं, देखिए जो इंटरेस्ट आप चुकाएंगे उस लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट तो आपका हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, लेकिन जो प्रिंसिपल का पेमेंट आप हर साल कर रहे हैं तो इस साल में जितना पेमेंट आपने प्रिंसिपल का किया है उस लोन के अगेंस्ट वो अमाउंट की आपको यहाँ पर एटीसी में छूट मिल जाएगी। और इसके अंतर्गत यदि आपने प्रॉपर्टी परचेस करते वक्त कोई स्टाम्प ड्यूटी पे की है, रजिस्ट्रेशन फी पे की है, कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस हुए तो उनकी छूट भी आप एटीसी में ले सकते हैं। तो इस तरह एटीसी के अंतर्गत हमने इन्वेस्टमेंट देखे कि आप 1.5 लाख रुपए तक की टोटल ये पेमेंट है जो सब भी मिला के आपकी टोटल डिडक्शन कितनी होगी, 1,50,000 रुपए ही आपको मिलेगी, सिवाय CCD 1B के, जिसमें कि हमको क्या था, NPS के लिए हमको 50,000 रुपए की एडिशनल छूट मिल रही थी। एटीसी में जो 1,50,000 है, एटीसी के अंतर्गत 80CCC और 80CCD 1B इसमें इंक्लूड होती है। मतलब इनमें यदि इन दोनों सेक्शन में भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी उसकी लिमिट 1,50,000 रुपए के में ही काउंट होती है। 80CCC में एन्युटी प्लान ऑफ LIC या अदर इंश्योरेंस टुवर्ड्स पेंशन स्कीम आती है, इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। 80CCD 1 में पेंशन स्कीम आप सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। तो ये फ्रेंड्स हमने 80 की डिडक्शन देखी कि 80C के अंतर्गत आप कौन कौन से बेनिफिट, कौन कौन सी स्कीम के अंतर्गत आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।